अभी आप अपने हाथों में सेल फोन या फिर कंप्यूटर के माध्यम से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सेल फोन में तो कम्युनिकेशन सिग्नल आता है, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जो बैटरी से चलता है और आप उसको चार्ज करते हैं। घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस से लेकर जमीन में चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन तक, इवन अपने शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी की देन है। अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जोश का संचार करती हैं, लेकिन अगर आपने उसमें गलतियां निकाले तो वो जोरदार झटका भी दे सकती है। और क्योंकि आई बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कुछ हद तक एनालॉग सर्किट थ्योरी में इस टर्म को मैंने डिटेल में पढ़ा था, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एज आई टोल्ड यू, मैं ज़्यादा इंजीनियरिंग की बातें यहाँ पर नहीं बता सकता। मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो कॉमन सिटीजन को समझ में आती है, जो हम डेली सर्केडियन रिदम पे और अपनी आंखों के सामने देखते और महसूस करते। तो ये भी एक तरह से मुख्य चैप्टर है, इसके भी कुछ भाग मेरे को जो है वो विभाजन करने होंगे। तो चलिए इस नए अध्याय को जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज बेसिक फिजिक्स का चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा मैंने पहले भी बताया और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये जो फिजिक्स के अंदर जितने भी ब्रांचेस है, ये किसी एक आदमी के द्वारा जो है वो बनाया हुआ नहीं है। पौराणिक काल से अभी तक कई लोगों ने जो है वो इस चीज की R&D की और उसे दुनिया के सामने सार्वजनिक किया, और आज के डेट में जितने भी इसके एप्लीकेशंस है वो आप डेली लाइफ में आप महसूस कर रहे हैं। तो अभी मैं जो भी आपके सामने बताने जा रहा हूँ, प्लीज आप उस चीज को गौर से ऑब्जर्व करें। पौराणिक काल में पृथ्वी की नई नई चीजें को ऑब्जर्व करते हुए एक यूनानी फिलोसफर ने एक ग्लास रॉड लिया और उस चीज को एक बिल्ली के विस्कर, या फिर यूं कहे कि उसके कोट में, उसको उसी ग्लास रॉड को उस पर मलने की कोशिश की, जस्ट उसे सहलाने के लिए। तो वहां पर उस ग्लास रॉड का काम खत्म होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसी ग्लास रॉड को अपने टेबल में रखे किसी पेपर में जो है वो रखने की कोशिश करते हैं। तो वो नोटिस करते हैं कि वो पेपर उस ग्लास रॉड में चिपक जाता है, उसके टिप से लेकर सभी चीजों से। ये जो प्रैक्टिकल मैंने बताया, इसमें एक्चुअली क्या हुआ, इनिशियली ग्लास रॉड बहुत ही कम चार्ज था। कम चार्ज का मतलब है कि कम इलेक्ट्रॉन्स थे, और कैट के बॉडी कोट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी थी। तो जैसे ही वो ग्लास रॉड उस कैट कोट में रब किया, तो वो ग्लास रॉड बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर अट्रैक्ट करने के लिए उसके आगे कोई तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी चाहिए होगी ना। तो वो कागज का टुकड़ा पॉजिटिवली चार्ज था, जो उस नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड पर अट्रैक्ट हो गया। और इस तरह की खोज जो है वो आगे बढ़ती गई, और रोजमर्रा के एप्लीकेशंस में जो है वो इस चार्जेस का प्रयोग होने लगा। और इस तरह से नई ब्रांच का जन्म होता है, जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक क्यों? क्योंकि एक जगह इलेक्ट्रॉन है, वो तब तक किसी दूसरे पर अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक उसके सामने पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाता। एंड फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस को दो नाम दिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को बताने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे नेगेटिवली चार्ज, और कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कम है, दैट मीन्स उस पर वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप होने की। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बॉडी में वो कम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, जैसे इंसुलेटर्स। किसी बॉडी पर जरा सा भी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस हो, तब वहां से नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, क्योंकि वो बॉडी हमेशा तैयार रहती है पॉजिटिव चार्ज यानी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वाले बॉडी पर अट्रैक्ट होने के लिए। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहां से मैं आम नागरिक के समझ के हिसाब से सभी टर्म्स को आपके सामने बारी बारी से प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले तो चार्ज कैरिंग मटेरियल्स के बारे में बताना चाहूंगा। आम इंसान को दो तरह के मटेरियल्स दिखाई देते हैं। पहला तो है कंडक्टर्स, जैसा अभी अभी बताया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो बल्क अमाउंट पर रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन करे उस मटेरियल पर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। और यहां पर अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मोशन पे रहे तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अगर उस पर इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करते हैं तो, लाइक सिल्वर, कॉपर और आयरन। एंड द सेकेंड वन इज द इंसुलेटर, जहां पर कोई मोशन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं बसते हैं।
बहुत ही रेयर केस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनका मोशन ब्राउनियन बोले तो इर्द गिर्द होने वाला रहता है, बट उनका चार्जिंग एग्जिस्टेंस 0 के बराबर होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी पर फ्लो नहीं कर पाते। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे इंसुलेटर्स को बैड कंडक्टर्स की संज्ञा दी जाती है। सभी बैड कंडक्टर्स इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सभी इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर हो। जैसे लकड़ी, रबर और माइका, ये सारे के सारे जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एस्बेस्टस और एबोनाइट ये इंसुलेटर्स होते हैं। इसी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच कई सारी फर्दर अंदर के अंदर एंटाइटीज होती है, जिसे मैं अगले पीवी लॉग में आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस पीवी लॉग पर कॉन्सेंट्रेट करें। अब मटेरियल के अंदर चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होगी। वो या तो एक दूसरे से दूर जाने वाले हो सकते हैं या एक दूसरे से पास आने वाले हो सकते हैं। Obviously, I'm not talking about the love and hatred. I'm talking about the basic physics. So please pay attention here. तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने दुनिया के सामने एक नियम रखा कि एक दूसरे को फेस करने वाले चार्जेस पर लगने वाले फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के वैल्यू के प्रोडक्ट पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्जेस के बीच दूरी के स्क्वायर पर, एज आई हैड मेंशन इन दिस 2 इक्वेशंस। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो हमें रेसिप्रोकल कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमें फ्लो करवाना है या अलाउ करना है। दैट इज व्हाई वी कॉल द कांस्टेंट एज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं इस परमिटिविटी की तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको मेरे ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा अपने आप में गुस्सा है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं यार। पर मैं चाहता हूं कि आने वाला भविष्य आपका जो है वो सुरक्षित रहे, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। इस टॉपिक के बारे में मैंने पिछले पीवी लॉग में वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, लाइट या कहीं ना कहीं मैंने जो है वो ग्रेविटेशन में इस चीज का जिक्र किया था। उसी चीज को इस पीवी लॉग के दृष्टिकोण से मैं सिर्फ उसकी परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक खड़ा हुआ चार्ज पार्टिकल बॉडी दूसरे टेस्ट चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होने के खातिर वो अपना वेव फैलाएगा। वेव फैलाने का तरीका या वो लीनियर भी हो सकता है, वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, वो स्फेरिकल भी हो सकता है। उस टेस्ट चार्ज पर चार्ज पार्टिकल के कारण लगने वाले फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ई फील्ड इसे कहते हैं। ई फील्ड तो मैंने बता दिया। अब इसकी तीव्रता को नापने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक टर्म होती है जिस व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी इक्वेशन जो होती है E इज इक्वल टू F/Q0। इसकी यूनिट न्यूटन्स पर कूलम होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को विस्तार से क्लास 12 के फिजिक्स और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें हम विस्तार से चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल अगर पॉइंट चार्ज में होगा तो क्या होगा, अगर लाइन चार्ज में होगा तो क्या होगा, अगर एक स्फीयर में होगा तो क्या होगा, और पूरा का पूरा एक शीट में अगर दे दिया जाए या फिर लैमिनार में दे दिया जाए तब क्या होगा। इस चीज को मैथमेटिकल डेरिवेशन में बताने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने आपके सामने एक डॉटेड फिगर में आपके सामने बताया है, एक पॉइंट चार्ज और एक लाइन चार्ज को लेते हुए फॉर एग्जांपल। तो इस डॉटेड फिगर को जो आपके सामने मैं बता रहा हूं, इस चीज को गॉसियन सरफेस कहते हैं। और इन फिगर्स में जो मैंने बताया, इस फिगर्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता गॉस लॉ से लगाया जाता है। गॉस लॉ ये कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन फिगर में पास करवाया जाता है और हम उससे डेरिवेट करके निकाल सकते हैं कि उस फिगर पर, उस पर्टिकुलर बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी। तो गॉस का नियम ये कहता है कि जितना हम किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाएंगे वो बराबर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके सरफेस एरिया के प्रोडक्ट पर। या फिर ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि चार्ज उस हॉलो कंडक्टर पर हमने दिया और जितना उस मीडिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करने की परमिटिविटी है उसके रेशियो के बराबर। phi E is equal to E dot A, which is also equal to Q by epsilon naught. And because of this, electric field due to line charge और infinity charge sheet और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की इक्वेशन इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप देख रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े इक्वेशंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हैं, वो मेरे नोट्स में लिखे हुए थे। मैं इतने बड़े बड़े इक्वेशंस को स्लाइड में नहीं लिख सकता, तो मैंने सोचा कि एक A4 साइज का पेपर लूँ और इस पर यही चीज जो है वो लिख लूँ। और जैसा कि मैंने रूल्स में बताया था कि हाई टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग की बातों को यहाँ पर नहीं बता सकता, बिकॉज मुझे आम नागरिक के दिमाग का भी तो ख्याल रखना है ताकि वो ज्यादा विचलित ना हो। बट जितने भी टेक्निकल एस्पिरेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इस पॉइंट्स को जरूर से देखें
ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के समझने में थोड़ी सी हेल्प मिले। हो सके तो इस वीडियो को अपने फेवरेट लिस्ट पर रखें या फिर इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज बहुत काम आएगी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की चीजों के बारे में तो बता दिया। अब मान लीजिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी क्लोज सरफेस में हम पास करवाते हैं या फिर किसी आइसोलेटेड चेंबर में बात करवाते हैं। जैसे मैंने जो है वो आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन चेंबर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक फिगर बताया था, जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लोज सरफेस एंड द आइसोलेटेड सरफेस। अभी मैं ओपन सरफेस में नहीं ले रहा हूं। क्लोज सरफेस का मतलब ये कहलाता है कि थोड़ा सा एक हिस्सा खुला हो ताकि आउटर चीजें जो है वो ना आए और एनर्जी हम जो है वो उसमें से डेवलप करवाते रहे या फिर हल्की एनर्जी जो है वो उसमें से पास होने दे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोज सरफेस। एंड आइसोलेटेड का तो समझ में आता है कि बाहर से कोई चीज जो है वो आना नहीं चाहिए और अंदर प्रिजर्व ही रहे। तो हॉलो कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए मैं इन्हीं दो चीजों का एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम आइसोलेटेड चेंबर लेते हैं। जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं, मान लीजिए एक क्लोज्ड है। मान लीजिए दूध का कोई भी जार लेते हैं, सूखा पड़ा है और हमने जो है वो एक क्लोज्ड कंटेनर है मान के चलिए। अभी आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल को उसके अंदर जो है वो डाल के रखिए और फिर जो है वो ढक्कन बंद कर दीजिए। फिर उसमें क्या होगा कि कि उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सेल्यूलर मोबाइल सिग्नल जो जनरेट कर रहा है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी और बाहर से जो उसको कांटेक्ट करना चाहता है। अभी आप वापस से अगर जैसे मान लीजिए उस मोबाइल पर अगर मान लीजिए कॉल लगाने की कोशिश करते तो वो जो है वो कॉल वहां पर जाएगा ही नहीं, आउट ऑफ कवरेज जो है वो बताएगा। इसका मतलब क्या है कि वो मोबाइल जो कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ना ही उसमें से कोई रेडिएशन जो है वो बाहर निकल पाएगी, ना ही उसमें से कोई ई फील्ड जो है वो उसको जो है वो कैप्चर कर पाएगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हॉलो कंडक्टर, कि मतलब बाहर से कोई चीज जो है वो आने ना दे। हालांकि ये ऐसा केस पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस चीज़ को टेस्ट करके देखें अपने घर में कि वाकई में ये चीज़ हो रहा है कि नहीं। इस वेबसाइट मीडिया में मैंने जो है वो कई सारे वीडियोस देखे था, उसी के बेसिस में मैं आपके सामने जो है वो बता रहा हूँ। ये सच है कि नहीं, आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। सेकेंड जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने हॉलो कंडक्टर का, वो है एक फैराडे केज। बोले तो एक कार का एग्जाम्पल आपके सामने जो है लेना चाहता हूँ, जो कि एक क्लोज चेंबर के तौर पर जो है वो कहलाएगा। मान लीजिए एक क्लोज चेंबर एक कार के रूप में ले लेता हूं जो कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। ये एक नॉर्म है किसी भी गाड़ी का, जो कि उस तरह के चैसी जो है वो डिजाइन की जाती है। ऐसे मेटल चैसी को हम फैराडे केज बोलते हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड में आप फिगर में देख रहे हैं, और जिस पर चारों तरफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है पहले से ही। तो ये फैराडे केज क्या करेगा, बाहर से आने वाली जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल स्ट्राइक्स हैं, जैसे ही वो आएगी वैसे ही वो जो है वो रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। और इस तरह से जो है वो इवन इफ अगर जैसे मान लीजिए बारिश में ड्राइव कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप सुरक्षित बच जाएंगे। लेकिन मैंने यहां पर क्या बताया, क्लोज चेंबर की बात किया। अब आप लोग कहेंगे कि लाइटनिंग स्ट्राइक तो नहीं आ रही है, लेकिन मोबाइल सिग्नल तो आपकी कार के अंदर आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर क्लोज चेंबर कहा है, आइसोलेटेड चेंबर नहीं कहा है। क्लोज चेंबर का मतलब ये कहलाता है कि कुछ हिस्सा उस पर से जो है वो खुला रहे, कुछ ओपन खुला रहता है। इसका मतलब क्या है, हालांकि वो गाड़ी तो क्लोज रहती है, लेकिन वो अलाउ करता है फैराडे केज कि फ्रेंडली रेडिएशन, फ्रेंडली वेव्स जो है वो कार के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें। यानी कि जो सेल्यूलर मोबाइल सिग्नल जो भी रहते हैं वो गाड़ी के अंदर जो है वो इजीली जो है वो पास कर सकती है। लेकिन हैवी वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, वो जो है वो जैसे ही आएगी वो जो है वो रिसाइड करके बाहर चली जाएगी। और इस तरह से बारिश के समय में आप अगर जैसे मान लो इवन इफ आंधी तूफान अगर आता है तो आप गाड़ी के अंदर जो है वो आप सुरक्षित रहेंगे। तो क्या मैं ये कहूँ कि एयरक्राफ्ट का भी जो स्ट्रक्चर जो रहता है वो भी हॉलो कंडक्टर से बना रहता है क्या, वो भी फैराडे केज से बना रहता होगा क्या? कह सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो यही कर रही है कि आंधी तूफान, इवन इफ आंधी तूफान में भी वो लाइटनिंग स्ट्राइक को जो है वो अपने अंदर आने नहीं दे रहा है या फिर स्ट्राइक होने नहीं दे रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये हमें हिदायत दी जाती है, आप जब भी एयरक्राफ्ट के अंदर बैठते हैं तो कभी भी आपको अपने स्मार्ट डिवाइसेस को जो है वो कभी भी ऑन नहीं करना है। इवन इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप, तो वो हमेशा आपको स्विच ऑफ करके ही चलना होगा। अब वो बोलेगा कि एयरक्राफ्ट तो आसमान में है, तो वो किससे संपर्क करेगा अगर मान लो वो वहां से कोई रेडिएशन नहीं आ रही है तो उस केस में जो है वो एयर वेक्टर सिग्नल्स जो है वो काम आते हैं। जो एयर कॉन्टैक्ट सिग्नल्स जितने भी रहते हैं उन सब के लिए जो है वो एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी रहती है जो सिर्फ
एविएशन के लिए जो है वो अलाउड रहती है, जैसे रेडार और भी कई सारे तरह के सेल्यूलर रेडिएशंस रहते हैं जो केवल एविएशन के लिए ही जो है वो काम आते हैं, ताकि आप आसानी से जो है वो लैंडिंग वेक्टर्स के लिए जो है वो आपकी प्रेजेंस जो है वो बनी रहे और आप इजीली जो है वो लैंड कर सके। अगर मान लीजिए वो एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है और उस पर मान लीजिए कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तब आप चाहे तो जो है वो मोबाइल को ऑन करके आप उसके अंदर अगर इवन इफ अगर बैठे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर सिटिंग ऑन द कार देन इट शुड बी नो प्रॉब्लम। पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं खासतौर से बरसात के समय में और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक व्यक्तिगत सलाह है कि प्लीज आप लोग जो है अगर बारिश हो रही हो तो कहीं ना कहीं आप जो है वो ठहर जाए, किसी शेड के किनारे आप जो है वो खड़ा कर ले या फिर किसी दुकान के सामने आप खड़ा करें अगर आप हाईवे में हैं अगर है तो, और पेड़ के नीचे आप जो है वो खड़ा ना करें अपनी गाड़ी को। बड़ा सा बड़ा रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है आंधी तूफान की वजह से, तो आप लोग तो इंसान हैं, तो आप भी समझदार बने, बिकॉज डेस्टिनेशन में तो बाद में भी पहुंचा जा सकता है लेकिन जिंदगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो दो एग्जाम्पल ऑफ द हॉलो कंडक्टर मैंने बताया, तो इससे आपको क्या समझ में आया? बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इज 0। अब मान लीजिए ये दो चार्जेस जो है दो प्लेसेस में रख देते हैं। पहला मान लीजिए लोकेशन ए पर है जिसे मैं सोर्स मान के चल रहा हूं जिसका टेस्ट चार्ज Q0 है, और दूसरा लोकेशन बी है मान लीजिए जो कि डेस्टिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है जिस पर मुझे इस टेस्ट चार्ज Q0 को पहुंचाना है। अब पहले सिनेरियो में मान के चलिए कि लोकेशन ए जिस पर टेस्ट चार्ज Q0 है वो बहुत दूर खड़ा हुआ है। अब उसकी डिस्टेंस कितनी है ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट कहीं दूर खड़ा है। वहां से इस नोन लोकेशन बी पर टेस्ट चार्ज को पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी लगा है, या यूं कहें कि कितना काम किया अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q0 जिसकी यूनिट जाउल्स पर कूलम होती है, और इस यूनिट का एक और नाम है जिसे एलेजेंड्रो वोल्टा ने नाम दिया था, उसे वोल्ट कहते हैं। अब इस चीज पर अगर मान लीजिए कि वो सोर्स थोड़ा सा पास आ गया है और उसकी लोकेशन आपको पता है और वही सेम लोकेशन बी पर मान के चलिए वहीं पर खड़ा हुआ है राइट साइड में। अब इस केस में ए एंड बी नोन सोर्स एंड डेस्टिनेशन में ए से उस टेस्ट चार्ज पर पहुंचाने के लिए बी तक कितना काम किया या कितनी एनर्जी लगाई, इसे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। इसकी भी सेम यूनिट होती है वोल्ट्स। तो ये था बेसिक फिजिक्स के चैप्टर 9 के इलेक्ट्रिसिटी का पहला हिस्सा। अगले आने वाले हिस्से पे मैं आपको बताऊंगा कि उस चार्ज को पुश करने के लिए एक प्रेशर की जरूरत होती है, वो क्या होता है, और उस चार्ज पर के मूवमेंट पर होने वाले एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा आने वाले पीवी लॉग्स में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये इस चैप्टर 9 का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से में मैं इस इलेक्ट्रिसिटी की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीवी लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरी रीच बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है। बीइंग एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूअर जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वाज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।